हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करंट अफेयर की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की बिहार स्पेशल मैगजीन को। इस वीडियो में हम जनवरी माह का करंट अफेयर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल। पहला है, पूरे भारत में लीची की खेती का विस्तार चर्चा में क्यों है। परंपरागत रूप से बिहार के मुजफ्फरपुर जिले तक सीमित रहने वाली लीची की कृषि में 19 भारतीय राज्यों में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया है, जो भारत में बागवानी को बढ़ावा देता है। यह विकास बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के प्रयासों से हुआ है। मुख्य बिंदु: वनस्पति वर्गीकरण। लीची सेपिंडेसी परिवार से संबंधित है और अपने स्वादिष्ट, रसीले, पारदर्शी, एरिल या खाने योग्य गुद्दे के लिए जानी जाती है। जलवायु: लीची मुख्यतः उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में उत्पादित होती है और नम स्थितियां इसकी खेती के लिए अनुकूल होती हैं। इसकी फसल के लिए हम कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक आदर्श जलवायु होती है। मृदा: लीची की खेती के लिए आदर्श मिट्टी कार्बनिक पदार्थों से भरपूर, गहरी, अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी होती है। तापमान: लीची अत्यधिक तापमान के प्रति संवेदनशील होती है। यह गर्मियों में 40.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान या सर्दियों में ठंडे तापमान को सहन नहीं कर सकती। वर्षा का इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। लंबे समय तक वर्षा, विशेषकर फूल आने के दौरान, इसके परागण में बाधा उत्पन्न करती है तथा फसल पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। भौगोलिक कृषि: भारत में वाणिज्यिक कृषि परंपरागत रूप से उत्तर में त्रिपुरा से लेकर जम्मू कश्मीर तक, हिमालय की तलहटी पहाड़ियों तथा उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के मैदानी इलाकों तक ही सीमित थी। भारत के लीची उत्पादन का लगभग 40% मात्र बिहार में होता है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल 12%, झारखंड 10% का स्थान है। वैश्विक उत्पादन: चीन के बाद भारत विश्व स्तर पर लीची का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अन्य प्रमुख लीची उत्पादक देशों में थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर तथा संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। उद्यान कृषि परिचय: उद्यान कृषि हॉर्टिकल्चर से तात्पर्य फलों, सब्जियों, फूलों, सजावटी पौधों तथा अन्य फसलों की कृषि के विज्ञान, कला एवं अभ्यास से है। इसमें मानव उपयोग तथा उपभोग के लिए खेतों की पौधों की खेती, प्रबंधन, प्रसार एवं सुधार से संबंधित गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उद्यान कृषि के लिए पहले एक नंबर है एकीकृत उद्यान कृषि विकास मिशन। एकीकृत उद्यान कृषि विकास मिशन फलों, सब्जियों और अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले उद्यान कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। MIDH के तहत भारत सरकार सभी राज्यों में विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय का 60% योगदान देती है। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों को छोड़कर, जहां केंद्र सरकार 90% योगदान देती है तथा 40% योगदान राज्य सरकारों द्वारा दिया जाता है। उद्यान कृषि क्लस्टर विकास कार्यक्रम: यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य चिन्हित उद्यान कृषि समूहों को विकसित करना और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। उद्यान कृषि क्लस्टर लक्षित उद्यान कृषि फसलों का एक क्षेत्रीय और भौगोलिक संकेंद्रण है। अगला देखते हैं, बिहार जाति सर्वेक्षण को सार्वजनिक डोमेन में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट चर्चा में क्यों है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार जाति
आधारित सर्वे के मामले में कहा कि सर्वे का पूरा विवरण सार्वजनिक डोमेन में डाला जाना चाहिए ताकि उसके निष्कर्षों को अगर कोई चाहे तो चुनौती दे सके। बिहार सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने कहा कि जातिवार डेटा पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। मुख्य बिंदु। न्यायाधीशों के पैनल ने उन याचिकाओं को कोई भी सहायता देने से इनकार कर दिया जिन्होंने जाति सर्वेक्षण और पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है, जो इस तरह के कार्यों को करने के लिए बिहार सरकार के फैसले का समर्थन करते हैं। बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 से पता चलता है कि अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी मिलकर राज्य की कुल आबादी का लगभग 63% हिस्सा कवर करते हैं। जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 13.07 करोड़ से कुछ अधिक है, जिसमें से अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36% सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग 27.13% है। चूंकि सर्वेक्षण के आंकड़े सामने आ गए हैं और अधिकारियों द्वारा इसे आंतरिक रूप से लागू करना शुरू कर दिया गया है और एससी और एसटी, ओबीसी, ईबीसी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण को मौजूदा 50% से बढ़ाकर कुल 75% कर दिया है। एनआरईजीएस कार्ड धारकों के लिए आधार सीडिंग चर्चा में क्यों? जनवरी 2024 के मध्य तक बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों के आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया पूरे होने की उम्मीद है। राज्यों के लिए लाभार्थियों को आधार आधारित वेतन भुगतान को अपनाना केंद्र की आवश्यकता है। मुख्य बिंदु। केंद्र ने 1 जनवरी से MGNREGS के तहत सभी जॉब कार्ड धारकों के लिए AEPS आधार सक्षम भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दिया है। इसका तात्पर्य यह है कि लाभार्थियों को पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। यह राशि देय तिथि के बाद उनके आधार नंबर से सत्यापित होगी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसकी मैपिंग की जाएगी। किसके द्वारा? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, जो एक महत्वपूर्ण संस्था है। अभी बिहार में MNREGA के तहत जॉब कार्ड धारकों की कुल संख्या 1.80 करोड़ है। उनमें से 1.52 करोड़ के बैंक खाते उनके आधार नंबर से जुड़े हुए हैं। इनमें से लगभग 96 लाख सक्रिय कर्मचारी हैं जो नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं। लगभग 94 लाख के बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं, जबकि 79.63 लाख AEPS के तहत भुगतान के लिए पात्र हैं। चालू वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार ने योजना के तहत स्वीकृत 17 करोड़ के मुकाबले अब तक 15.64 करोड़ मानव दिवस इस अवधि के भीतर एक व्यक्ति द्वारा किए जा सकने वाले कार्य की मात्रा के संदर्भ में एक दिन माना जाता है उत्पन्न किया, जिसका उद्देश्य सकुशल ग्रामीण श्रमिकों को एक वर्ष में कम से कम 100 दिन का कार्य प्रदान करना है। इस वित्तीय वर्ष में कार्य सर्जन के लिए अतिरिक्त 8 करोड़ मानव दिवस सर्जित करने का प्रस्ताव बिहार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजा जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय। आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडी द्वारा जारी की गई 12 अंक की व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए विशिष्ट होती है और इसकी वैधता जीवन भर तक है। यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है। आधार संख्या निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी और गैर सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा सकने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है। अगला देखते हैं।
बिहार की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु ईवी की खरीद, इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद चर्चा में क्यों है? हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में आयोजित बिहार इलेक्ट्रिक वाहन कॉन्क्लेव और एक्सपो के दौरान 2 इलेक्ट्रिक कारों की खरीद की घोषणा की थी। यह बिहार में सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्य बिंदु: यह कार्यक्रम विश्व संसाधन संस्थान भारत और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बिहार परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सक्रिय रूप से प्रदर्शित ईवी के साथ जुड़े रहे और उनकी विशेषताओं और क्षमताओं के विषय में विस्तृत जानकारी मांगी। उन्होंने ईवी के पर्यावरणीय लाभों पर जोर दिया और सुविधाजनक सार्वजनिक चार्जिंग सुविधा के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु चल रही प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका पर जोर देते हुए जनता से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ तलाशने का आग्रह किया। पर्यावरण विभाग मंत्री शीला कुमारी ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और प्रदूषण मुक्त राज्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। परिवहन सचिव के अनुसार वर्ष 2023 में कुल नए वाहन पंजीकरणों में ईवी की हिस्सेदारी 7% थी, जो राष्ट्रीय औसत 6% से अधिक थी। बिहार इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति के तहत मोटर वाहन कर में खरीद प्रोत्साहन छूट और मजबूत चार्जिंग अवसंरचना के प्रावधानों के तहत वर्ष 2028 के निर्धारित समय के अंदर राज्य में ईवी की पहुंच 15% के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निर्धारित है। बिहार संसाधन संस्थान वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI भारत के अनुसार सिस्टम के डिजिटलीकरण से राज्य में परिवहन प्रणालियों की क्षमता में काफी सुधार हो सकता है। मांग एकत्रीकरण लागत में लगभग 30% की कमी ला सकता है और ई बसों को अपनाने में सहायता कर सकता है। परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए ओपन डेटा रिपोजिटरी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए परिवहन बुनियादी ढांचे को योजना को बेहतर बनाने में हमारी सहायता कर सकते हैं। वित्त पोषण में आसानी एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है, जो राज्य को सार्वजनिक परिवहन के लिए एक सक्षम बाजार बनाने में सहायता कर सकता है। नीति आयोग के सलाहकार सुतेंदु ज्योति सिन्हा ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय सुझाए, जिनमें कुछ शहरों में आक्रामक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पहल को लागू करना और स्कूलों को शुरुआत में इलेक्ट्रिक बसों पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। विश्व संसाधन संस्थान WRI क्या है? WRI क्या है? WRI वर्ष 1982 में वॉशिंगटन DC में बनाया गया था। यह एक गैर लाभकारी विज्ञान साक्ष्य आधारित संस्थान है जो वैश्विक पर्यावरण और विकास के मुद्दों पर कठोर नीति अनुसंधान करता है। इसका मिशन मानव समाज को ऐसे तरीके से जीने के लिए प्रेरित करना है जो पृथ्वी के पर्यावरण की रक्षा करना तथा वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता प्रदान करना है। नीति आयोग भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नोडल एजेंसी को आर्थिक विकास को गति देने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग करके आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में भारत की राज्य सरकारों की भागीदारी के माध्यम से सौदेबाजी संघवाद से दूर जाना। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को थोड़ा प्यार से दिखाएं। तो अगला है बाल विवाह में वृद्धि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है जो बिहार स्पेशल के लिए लगभग बिहार स्पेशल में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं और करंट अफेयर के लगभग 400-500 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से आते हैं। तो ध्यान से पढ़ते चले। चर्चा में क्यों है? भारत में बाल विवाह पर हाल ही में किए गए लेसेंट अध्ययन में देश भर में बाल विवाह में समग्र कमी पर प्रकाश डाला गया।
हालांकि इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कुछ राज्यों विशेष रूप से बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र ने सामूहिक रूप से महिलाओं के बाल विवाह के कुल मामलों में आधे से अधिक योगदान दिया है। तो पहले नंबर पे कौन है? बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे उत्तर प्रदेश और चौथे पे महाराष्ट्र। मुख्य बिंदु क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 के अनुसार 20 से 24 वर्ष के बीच की 39.1% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। इसका तात्पर्य है कि पाँच में से 2 बालिकाओं की शादी उनकी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी होने करने से पहले ही कर दी जाती है। जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में CRY समर्थित परियोजनाओं के हस्तक्षेप क्षेत्रों में बाल विवाह का प्रतिशत सर्वाधिक सुपौल जिले में था। हमसे पूछ सकता है कि कौन से जिले में सबसे ज्यादा बाल विवाह का प्रतिशत था? तो सुपौल जिले में। इसके बाद बेगूसराय, जमुई, समस्तीपुर और गया जिले थे। जैसा कि नवीनतम जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि 13 मिलियन से अधिक किशोर बालिकाएं ऐसी हैं जिनकी शादी 10 से 19 वर्ष की उम्र के बीच हुई है। भारत में 3.8 मिलियन बालिकाएं माता है, जिनमें से 1.4 मिलियन की किशोरावस्था पूरे होने से पहले ही 2 या अधिक बच्चे थे। उनकी शिक्षा प्रोफाइल के एक संक्षिप्त विश्लेषण से पता चलता है कि 39% बालिकाएं जो निरक्षर थी उन्होंने बच्चों को जन्म देना शुरू कर दिया था, जबकि 28% लड़कियां साक्षर थी, जिससे साबित होता है कि थोड़ी सी शिक्षा भी लड़कियों को सशक्त बनाने में बहुत मदद करती है। बाल विवाह के मुद्दों को स्थायी रूप से संबोधित करने के लिए अंतर विभागीय अभिसरण सुनिश्चित करना समय की मांग है, जहां स्कूलों, समेकित बाल विकास परियोजना और पंचायती राज संस्थानों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। समेकित बाल संरक्षण योजना के बाद ग्राम पंचायत उपब्लॉक स्तर पर संरक्षण समितियों के गठन एवं सुदृढ़ीकरण पर तत्कालीन ध्यान देने की आवश्यकता है, जिन्हें इन इकाइयों को बाल विवाह से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए जवाबदेह होना होगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 29 राज्यों के अलावा NHFS में पहली बार सभी 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। जनगणना 2011 के अनुसार देश के सभी 640 जिलों के लिए जिला स्तर पर अधिकांश संकेतकों के अनुमान उपलब्ध कराए गए थे। प्रजनन में सर्वेक्षण में प्रजनन, शिशु बाल मृत्यु दर, मृत्यु, मातृ शिशु स्वास्थ्य, प्रसवकालीन मृत्यु दर, किशोर प्रजनन स्वास्थ्य, उच्च जोखिम वाले यौन स्वास्थ्य, सुरक्षित इंजेक्शन, तपेदिक व मलेरिया, गैर संचारी रोग, घरेलू हिंसा, HIV ज्ञान, HIV से ग्रसित लोगों के प्रति दृष्टिकोण सहित स्वास्थ्य से संबंधित कई मुद्दों को शामिल किया गया था। अगला है वायु प्रदूषण के विश्लेषणों हेतु अध्ययन। चर्चा में क्यों है? हाल ही में बिहार सरकार ने वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने के लिए मुजफ्फरपुर और गया में वास्तविक समय स्रोत विभाजन अध्ययन रियल टाइम सोर्सेज अपॉर्शनमेंट स्टडी करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि मुजफ्फरपुर, गया और राज्य की राजधानी पटना वायु प्रदूषण के रुझान के मामलों में 122 गैर प्राप्ति शहरों में से एक है। मुख्य बिंदु क्या क्या है? यह अध्ययन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और पटना द्वारा आयोजित किया जाएगा। दोनों शहरों के विस्तारित शहरी क्षेत्रों के परिवेशों वायु में PM10, PM2.5 के मौसमी वायु में कणों के सघनता स्तर की पहचान करेगा। PM2.5, PM10 वायु में मौजूद सूक्ष्म कण है तथा इनके संपर्क में आना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वास्तविक समय स्रोत विभाजन के अध्ययन किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में वृद्धि के लिए जिम्मेदार वाहनों,
धूल, बायोमास जलने और उद्योगों से उत्सर्जन जैसे कारकों की पहचान करने में सहायता करता है। बिहार की राजधानी पटना में पर्यावरण और सतत विकास संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पहले से ही इस तरह का अध्ययन कर रहा है, जो कि सितंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया, जिसने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए रणनीतियां प्रस्तावित की हैं। एनसीएपी ने 122 संवेदनशील शहरों की पहचान की जहां राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों का उल्लंघन होता है। उत्सर्जन स्रोत, कणों की वहन क्षमता और स्रोत विभाजन के अलावा विशेषज्ञ नदी तल सामग्री के योगदान तथा सड़क की धूल के स्रोत पर भी आंकड़े एकत्रित करते हैं। परिवहन के दौरान निर्माण सामग्रियों को ढकना, भवन निर्माण के लिए अनिवार्य ग्रीन बेल्ट का विकास, ई वाहनों को बढ़ावा देना और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन का उपयोग, वाहन उत्सर्जन की कड़ी जांच और स्मोक गन का उपयोग कुछ ऐसे कदम हैं जो राज्य में संबंधित अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे हैं। एयर पोल्यूशन, सिंधु गंगा के मैदान को बड़े पैमाने पर एरोसोल लोडिंग का सामना करना पड़ता है, जो कई शहरों में वायु प्रदूषण का एक कारण भी है। एरोसोल को गैस में ठोस या तरल कणों की निलंबन प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक (NAAQS) वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत सीपीसीबी द्वारा अधिसूचित विभिन्न पहचानों पर प्रदूषकों के संदर्भ में समावेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं। NAAQS के तहत प्रदूषकों की सूची में PM10, PM2, SO2, NO2, CO, NH4, ओजोन, लेड, बेंजीन, बेंजोपाइरेन, आर्सेनिक और निकेल शामिल हैं। अगला है बिहार लघु उद्यमी योजना। चर्चा में क्यों है? हाल ही में बिहार सरकार ने स्वरोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों में से प्रत्येक को 2 लाख की वित्तीय सहायता को प्रदान करने की योजना को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान विभिन्न विभागों के 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिहार लघु उद्यमी योजना भी शामिल है। 5 साल तक चलने वाली इस योजना का लक्ष्य 9.4 मिलियन से अधिक गरीब परिवारों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, जिनकी मासिक आय 6,000 प्रति माह से कम है। राज्य उद्योग विभाग इस योजना को लागू करेगा और लाभार्थियों का चयन कंप्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को 63 प्रकार की इकाइयों में से हस्तशिल्प, कपड़ा, सैलून, भोजनालय जैसे छोटी औद्योगिक या प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित करने या उन्हें चलाने के लिए 3 किस्तों में 2 लाख तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने 9.79 करोड़ के अनुमानित वार्षिक आय को मंजूरी दी है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले अत्यंत पिछड़ा वर्ग परिवारों के छात्रों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता के दायरे का विस्तार करना। भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले ईबीएस छात्रों को 75,000 से 30,000 तक का एक मुफ्त वित्तीय अनुदान भी मिलेगा। नोट: हाल ही में बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने के बाद राज्य विधानसभा में सामाजिक आर्थिक आंकड़े जारी किए। आंकड़ों से पता चला कि राज्य के कुल 2,76,28,995 परिवारों में से 94,33,312 परिवार आर्थिक रूप से गरीब हैं। गरीब परिवारों में से 3.31 मिलियन परिवार ईबीसी से, 2.47 मिलियन परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से, 2.34 मिलियन परिवार अनुसूचित जाति एससी से, 1.08 मिलियन परिवार सामान्य वर्ग से और 2,01,000 परिवार अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित है। अगला है बिहार सरकार को स्टार्टअप क्षेत्र में अग्रणी
बनाएगी। चर्चा में राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के मुताबिक सरकार बिहार को स्टार्टअप के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के मिशन पर कार्य कर रही है। मुख्य बिंदु क्या क्या है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी के अवसर पर अधिवेशन भवन में बिहार स्टार्टअप अवार्ड 2024 के कार्यक्रम में मंत्री के अनुसार जैसे जैसे स्टार्टअप क्षेत्र बढ़ेगा, बिहार भी बढ़ेगा। कार्यक्रम में राज्य में सक्रिय कई स्टार्टअप को पुरस्कार प्रदान किए गए, जिनमें शामिल है मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप का पुरस्कार मिला। किसे? मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला। वेद प्रभा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को इस श्रेणी में प्रथम रनअप और बीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड दूसरे रनअप के रूप में उभरी। कृषि महिला नेतृत्व, कृषि, सूचना प्रौद्योगिकी, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रिक वाहन और शैक्षणिक प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न श्रेणियों में भी पुरस्कार दिए गए। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत नवोदित उद्यमियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए तक की ब्याज मुक्त प्रारंभिक निधि प्रदान की जाती है। महिलाओं द्वारा शुरू किए गए स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग के रूप में 5% अधिक राशि आवंटित की जाती है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अलग अलग श्रेणी में दिव्यांग व्यक्तियों के नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए 15% अधिक राशि आवंटित की जाती है। त्वरित कार्यक्रमों में भाग लेने वाले व्यक्तियों को 3 लाख तक का अनुदान दिया जाता है। आगे देखते हैं। यदि पंजीकृत व्यक्तियों और एंजेल निवेशकों से निवेश प्राप्त होता है तो 50 लाख तक का मैचिंग लोन भी प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम की सराहना करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी 2016 को नवाचार स्टार्टअप इंडिया पहल 16 जनवरी 2016 को नवाचार को बढ़ावा देने, स्टार्टअप का समर्थन करने और निवेश को प्रोत्साहन करने के दृष्टिकोण से शुरू की गई थी। इसमें सीड फंड योजना तथा क्रेडिट गारंटी योजना जैसी पहल शामिल है, जो स्टार्टअप को सहायता प्रदान करती हैं। 31 मई 2023 तक भारत वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभरा है। भारत मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच वैज्ञानिक प्रकाशनों की गुणवत्ता और अपने विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में शीर्ष स्थान के साथ नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर है। विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में शीर्ष स्थान पर और नवाचार गुणवत्ता में दूसरे स्थान पर है। अगला देखते हैं। बिहार के दिव्यांग पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। चर्चा में क्यों है? बिहार के दिव्यांगत पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य बिंदु है, यह सम्मानित पुरस्कार वंचितों के चैंपियन में सशक्तिकरण और समानता के एक समर्पित, विश्वसनीय और मेहनती समर्थक के रूप में कर्पूरी ठाकुर के अथक प्रयासों के लिए एक श्रद्धांजलि है। दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि समाज को एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। कर्पूरी ठाकुर उन्होंने 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पिछड़े वर्ग के हितों का समर्थन करने के लिए जाने जाते थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल विभिन्न गरीब समर्थक पहलों द्वारा चिन्हित किया गया था, जिसमें भूमि सुधार, वंचितों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नीतियों का कार्यान्वयन शामिल था। जननायक, लोगों के नायक के रूप में लोकप्रिय, आम लोगों के कल्याण के प्रति उनकी ईमानदारी और समर्पण के लिए उन्हें व्यापक रूप से सम्मान दिया जाता था। वे अपने पूरे कैरियर में कई राजनीतिक दलों से जुड़े रहे। उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू की और बाद में 1977 में
बाद में 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान स्वयं को जनता पार्टी के साथ जोड़ लिया। इसके बाद वह जनता दल से जुड़ गए। फरवरी 1988 में उनका निधन हो गया। भारत रत्न देश का सर्वोच्च अब भारत रत्न के बारे में देखते हैं। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारत मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, उच्चतम प्रदर्शन के सम्मान में प्रदान किया जाता है। इसकी घोषणा पद्म पुरस्कार से अलग स्तर पर की जाती है। भारत रत्न की सिफारिशें प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को की जाती है। भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या एक विशेष वर्ष में अधिकतम 3 तक हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं और अगली वीडियो में हम देखेंगे फरवरी का करंट अफेयर। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।